ये लाइट्स ऑफ क्यों की हुई हैं सबने? अर्श अभी अस्पताल से वापस आया और जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो हर तरफ अंधेरा था और चिढ़ते हुए लाइट्स ऑन करने लगा था। अचानक किसी ने उसके मुंह पर कुछ फेंका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डियर डॉक्टर अर्श, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे घर वाले वहां पर खड़े उसे विश कर रहे थे। वो बेसाख्ता खुशी से हंस पड़ा। हंसने की वजह कोई और नहीं, उसकी कज़न और उसकी मंगेतर रोमा थी। रोमा उसकी कज़न भी थी और मंगेतर भी, इसीलिए उसे बहुत अजीज थी और उसकी मौजूदगी ने गोया सारी कोफ्त और थकावट को सोने भेज दिया था। चलो जल्दी से आकर केक काटो। अली ने उसका बाजू पकड़ा और उसकी मेज के पास खड़ा कर दिया। वो मुस्कुराकर केक काटने लगा। मामा बाबा के बाद उसने पहले रोमा को ही खिलाया था। उसके बाद सबके लाए गए गिफ्ट्स को देखने लगा। सबने बहुत प्यारे तोहफे दिए थे। तुम क्या लाई हो? उसने रोमा की तरफ देखा जिसने अभी तक कोई तोहफा नहीं दिया था। मेरा आना क्या किसी तोहफे से कम है? उसके बराबर वाले सोफे पर बैठते हुए बड़े ही फखरिया अंदाज में गर्दन हिलाते उसने पूछा। कम तो नहीं है, लेकिन तोहफे की अपनी वैल्यू होती है और इंसान की अपनी। अर्श ने एक नज़र उस खूबसूरत लड़की को देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपना नजरिया पेश किया। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर मेज पर रखा हुआ एक गिफ्ट बॉक्स निकाला। अर्श ने मुस्कुराकर वो तोहफा थाम लिया, मगर उसका शायद देने का इरादा नहीं था। तो अर्श ने एक नज़र सब पर डाली जो अपनी अपनी बातों में मगन थे और फिर अब्रू उचकाकर पूछा, क्या चाहती हो? दे दो। यहां पर नहीं खोलना, कमरे में जाकर खोलना, मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो अर्श ने नासमझी से उसको देखा। क्यों, इसमें ऐसा क्या है? उसने रोमा को देखते हुए फिर हाथ से अंदाजा लगाने की कोशिश की कि उसके अंदर क्या होगा। जो भी है, देखकर तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, वो पूरी यकीन अंदाज में देखते हुए कह रही थी। तो अर्श का बस नहीं चल रहा था कि अभी ही कमरे में चला जाए। अरे चलते हैं। अर्श बेचारा थका हुआ आया और हमने इसके साथ ही महफिल जमा ली। काफी देर बाद चाचू को एहसास हो गया तो उन्होंने खड़े होते हुए इसे देखा। सबसे मुस्कुरा के मिला। आई लव यू, रोमा ने पास से गुजरते हुए कहा तो उसका रोम रोम लरज उठा था। प्यार मोहब्बत के मामले में रोमा ज्यादा एक्सप्रेसिव थी। उसका सुर्ख चेहरा रोमा को मजा दे गया था। वो उसको इसीलिए तंग किया करती थी, जबकि वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर किसी बड़े ने सुन लिया हुआ तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन रोमा का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। उसका कहना था कि मोहब्बत है तो डट कर करो। कमरे में आया तो इतनी फ़ोन कॉल्स थी और इतने ज़्यादा बर्थडे के मैसेजेस थे कि वो सबको थैंक यू सो मच टाइप करके कॉपी करने के बाद सबको वही पेस्ट करने लगा। उसके बाद थकन इतनी ज़्यादा थी कि बेड पर लेटते ही नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। क्या हो गया है फारिया, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम बहुत अच्छी हो, तुम क्यों उस 2 टके के इंसान के लिए खुद को तकलीफ दे रही हो? जोया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मुझे कुछ नहीं हुआ और वो 2 टके का इंसान नहीं है, मोहब्बत है मेरी। उसने तड़प कर जोया की तरफ देखा। दुख आंसुओं से आंसुओं की सूरत में टपक रहा था। मोहब्बत? ये मोहब्बत तुम्हें जलालत के सिवा कुछ भी नहीं दे रही। तुमसे कितनी बार बता चुकी हूं कि तुम उसको पसंद करती हो, मगर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बस कर दो। जोया अब उसको समझा समझा कर उलझन होने लगी थी कि उसको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अर्श, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी, उसको फारिया की बिल्कुल परवाह नहीं थी। फारिया उसकी वजह से अपनी जिंदगी को दांव पर लगा कर बैठी हुई थी। उसी की वजह से उसने पढ़ाई में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ली थी और वो यहाँ से डॉक्टर बनकर चला गया था, जबकि फारिया दोबारा से इम्तहान देने वाली थी और जोया की क्लास फेलो भी बन गई थी। और सिर्फ क्लास फेलो नहीं, वो दोनों पहले से बेहतरीन दोस्त भी बन गई थी। अर्श और फारिया दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। एक क्लास में पढ़ने की वजह से उन लोगों में अंडरस्टैंडिंग थी। फिर वो अंडरस्टैंडिंग पता नहीं फारिया की तरफ से कब मोहब्बत में बदली कि उसने ना चाह कर भी उसे प्रपोज कर दिया, जबकि अर्श ने फौरन ये कहते इनकार कर दिया कि मैं तो बहुत अरसे से एंगेज्ड हूं।
जबकि वो ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। वो ये चाहती थी कि अर्श उसके लिए ज़माने से टक्कर ले ले, मगर अर्श का कहना था कि अगर वो मोहब्बत करता होता तो शायद वो ऐसा कोई कदम उठा भी लेता, लेकिन वो इसको एक दोस्त की हैसियत से पसंद करता है। इसी वजह से वो बुरी तरह से तपी हुई थी और अर्श ने उसको समझाने की बड़ी कोशिश की थी, मगर वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो सिर्फ एक बात सुनना चाहती थी और वो थी अर्श के मुंह से मोहब्बत का एतराफ़। सुबह अर्श की आंख खुली तो 9 बज रहे थे। अर्श एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहा था। वो सुबह उठते ही फ़ोन नहीं पकड़ता था, बल्कि सुबह की एक्सरसाइज करने के बाद मोबाइल यूज़ करता था। जिम से वापस आया तो उसे लाउंज में ही मामा, बाबा और बहन बैठी नजर आ गई। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे भाई। रिमला ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो उसने अपना बाजू रिमला के कंधे पर रखकर थैंक यू कहा। और पढ़ाई कैसी जा रही है रिमला, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? उसने मुस्कुराकर रिमला से पूछा। बिल्कुल नहीं भाई, सब ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने एक नज़र अपने हैंडसम से भाई को देखा और जवाब दिया, बेटा नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? कितने बजे जाना है आज तुमने? मामा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जी नाश्ता बनाएं, मैं थोड़ी देर तक बताता हूं कि कब जाना है। अभी मैं फ्रेश अप हो लूं। वो कमरे में चला गया और ध्यान मोबाइल की तरफ गया। कैसा लगा गिफ्ट? इतने बेमुरवत हो बंदा कोई शुक्रिया ही कह देता है या कोई जवाब ही दे देता है। हो सकता है अगला बंदा इंतजार में हो। नोटिफिकेशन से ही उसने रोमा का मैसेज पढ़ लिया और फिर जल्दी से मतलाशी नज़रों में आगे पीछे देखा कि उसका दिया गया तोहफा कहाँ पर रखा है, तो सामने मेज पर नजर आ गया। भागकर उसने उठाया और तेजी से खोलने लगा। मुझे तो लग रहा है कि खाली है। वो काफी देर खोलता रहा। जब कुछ ना निकला तो यही ख्याल आया, मगर 2-3 तहें रहती थीं, इसीलिए वो दोबारा से अच्छी नीयत करते हुए और अच्छी उम्मीद के साथ खोलने लगा, मगर वो अंदर से बिल्कुल खाली था। रोमा की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए तो मुझे मना कर रही थी कि मैं ना खोलूं। वो मायूस होकर तपते हुए उसे कॉल करने ही लगा था जब एक कागज नजर आया, जो पैकिंग का नहीं था बल्कि उसमें से कागज निकला था। उसने खाकी रंग के उस कागज को पकड़ा। डियर फ्यूचर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे। तुम आज तक मेरे हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत है जो तुम्हें किसी और का होने नहीं देती। मेरा बहुत अच्छा मूड हो तो ये सोचकर खराब हो जाता है कि इतने बड़े अस्पताल में जाने कितनी लड़कियां तुम्हें देखती होंगी, और मैं बस ये दुआ मांगती रहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे रहो। तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद हो, यानी तुम्हें खाना पसंद है और आउटिंग पसंद है तो आज की आउटिंग और बेहतरीन सा लंच मेरी तरफ से। मैं तुम्हें पूरे 1 बजे पिक कर लूंगी। फकत तुम्हारी दीवानी रोमा अब्बास। वो पढ़कर मुस्कुरा दिया और दिल से मुस्कुराया था। वो जानती थी कि उसे मादी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसकी सोच के मुताबिक ही इतना अच्छा तोहफा उसके लिए मुंतखब किया था। उसे थैंक यू का मैसेज करने के बाद उसने आज की ड्यूटी आवर्स देखे तो उसे शाम को 6 बजे रिपोर्ट करना था, इसीलिए उसने शुक्र अदा किया। उसके बाद वो उसके साथ लंच के लिए चला गया था। उसका मूड बहुत अच्छा था, मगर उससे नहीं पता था कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। उसमें एक बहुत खूबसूरत और एस्थेटिक सा केक उसके लिए ऑर्डर किया था। हर तरह से ये एक परफेक्ट मंजर था। वो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे जब उसे पिछली मेज़ पर फारिया बैठी नजर आई, जो डुबडुबाई हुई आंखों से उसे देख रही थी। ओ नो, ये तो सीन क्रिएट कर देगी। वो अंदर ही अंदर डर गया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि रोमा को उसके बारे में कुछ भी पता चले। क्या हुआ, एकदम से कहाँ खो गए हो? रोमा ने एकदम महसूस कुन सी खामोशी महसूस करते उसकी तरफ देखा तो वो चौंका और फौरन खुद को कंपोज करने की कोशिश की। कुछ नहीं, चलते हैं कहीं और। उसके यूं कहने पर रोमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये सब छोड़कर चलते हैं? ये जो खाना है ना, ये सारा तुमने खाना है, इसीलिए चुप करके ये खाना खाओ। उसे डांटते हुए अंदाज में कह दी तो रोमा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो ये तवक्को नहीं कर रही थी, क्योंकि अर्श ऐसी कभी भी कोई हरकत नहीं करता था।
मंगेतर और कजन होने के बावजूद वो उन दोनों के दरमियान एक लाइन रखता था। अर्श, हम रेस्टोरेंट में हैं। उसने मुस्कुराकर अर्श की तरफ देखा और हाथ की तरफ इशारा किया। वो ये सब उसको बावर करवाने के लिए कर रहा था कि वो किसी भी किस्म की खुशफहमी में अगर आज भी मुब्तला थी तो निकल जाए। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती चीज हो। अर्श ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो नजरें झुका गई और अर्श मुस्कुराकर बस उसे देखता रहा। काफी देर वहां बैठकर वो बातें करते रहे, जबकि फारिया भी वहां से नहीं जा रही थी और अर्श को उसकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो जाकर मैनेजर को बुला रहे और उसको बताए कि ऐसे लोगों का भी ख्याल रखा करें जो दूसरों की खुशियां आंखों से बर्बाद कर रहे होते हैं। उसका दिल कहीं डर रहा था कि फारिया की कहीं नजर ही न लग जाए, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे लेकर कितनी जुनूनी हो गई थी। वरना पहले वो अच्छे दोस्त होते थे और बाद में अर्श ने उससे बात करना तक छोड़ दिया था। एक बहुत खूबसूरत सी घड़ी रोमा ने तोहफे में उसे दी थी। अर्श ने अपनी घड़ी उतार दी और रोमा वाली घड़ी उसको पहनाने को कह दिया और वो पहना नहीं पा रही थी और वो इसका मजाक उड़ा रहा था। यूं उन दोनों की हंसने की आवाज रेस्टोरेंट में गूंज रही थी। कुछ रश्क से और कुछ हसद से और कुछ अजीब नजरों से उनको देख रहे थे। गर्ज के जिसका जैसा मूड था वो इसी तरह उनको देख रहा था। उसके बाद वो रेस्टोरेंट से निकले। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा तो फारिया एकदम से उसके आगे आकर खड़ी हो गई और उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। और वो जो ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं था, एकदम उसके दिमाग को और जिस्म को भी झटका लगा। ये क्या बदतमीजी है? एक पल के लिए वो परेशान हो गया था। रोमा भी उसकी तरफ आ गई थी। यही तो मुझे पूछना है, ये क्या बदतमीजी है? अब्रू ऊपर उठाकर वो इस कदर एतमाद से बोली कि पल भर के लिए अर्श भी भौंच का रह गया। एक्सक्यूज मी। अर्श का पारा हाई हो गया था, लेकिन उस पल रोमा बोली, कौन है आप और ये क्या बदतमीजी है? इंसान के अंदर कुछ बुनियादी अखलाकियात होते हैं। रोमा का पारा चढ़ गया था। कौन है ये? उसके पूछने का अंदाज ऐसा था कि रोमा का दिमाग भग से उड़ा, जबकि वो आंखें फैलाए बेयकीनी से उसे देख रहा था। मोहब्बत के दावे मुझसे कर रहे हो और बातें और ये डेटिंग इसके साथ कर रहे हो? अर्श, कौन है ये? तुम बता क्यों नहीं देते? फारिया ने उससे गुस्से से पूछा और उसके हर अंदाज से इस्तेकाक झलक रहा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने कब तुमसे कोई मोहब्बत का दावा किया? वो दांत पीसकर उसे खा जाने वाली नजरों से देखते मुस्तफसिर हुआ। रोमा बेयकीनी से उन दोनों को देख रही थी। मेरे पास सारे सबूत हैं। सब तुम्हारे बारे में सच कहते थे कि तुम घर बसाने वाले मर्द नहीं हो, बल्कि हर एक लड़की के साथ अफेयर चलाने वाले हो। मगर मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं किया, मगर आज यकीन हो गया है। वो नफी में सर हिलाते हुए अश्क भरी आंखों से उसको देख रही थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये मेरा फियांसी है। रोमा ने उसे खून आशाम नजरों से देखा और दोनों का रिश्ता वाज़ेह किया। और फिर तो ये सुनकर मुझे ज्यादा अफसोस हो रहा है। तुम्हारा फियांसी एक प्ले बॉय है। इतना सुनना था कि उसके कानों से धुएं निकलने शुरू हो गए। जस्ट शट अप। रोमा बकवास कर रही है। ये मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने जब इसको इग्नोर किया और रिजेक्ट किया तो ये ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आई है। इस जैसी लड़कियों से यही तवक्को की जा सकती है। अर्श का चेहरा सुर्ख हो चुका था, जबकि रोमा हैरानी से उसे देख रही थी। मैं तुम्हें सबूत भी दे सकती हूं। अर्श के रवैये का उस पर मुतलिक असर ना हुआ और उसने आंखों में आंखें डालकर बहादुरी से कहा, तो दो। उस वक्त ही यहां पर क्यों खड़ी हो? दो सबूत। अर्श का तो दिमाग इस लड़की ने खराब कर दिया था। उसे मालूम नहीं था कि उसकी सालगिरह वाला दिन वो यूं बर्बाद कर देगी। सुनो। उसने एक व्हाट्सएप मैसेज प्ले कर दिया। देखो फारिया, तुम बहुत अहम हो, बहुत खास हो। तुम मुझे जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं, इसलिए प्लीज ऐसा मत सोचो। जब तुम चाहोगी मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। रोमा ये मैसेज सुनकर बेयकीनी से देख रही थी, जबकि वो नफी में सर हिला रहा था। ये बकवास कर रही है रोमा। अर्श नफी में सर हिलाते उसे यकीन दिलाने लगा। ये तुम्हारी आवाज है। रोमा की आंखों में नमी उतरी।
یہ خودکشی کرنے والی تھی تو اس کو روکنے کے لیے میں نے اس کو یہ بتایا تھا، کیونکہ یہ ایک گروپ تھا جس میں ہم سب دوست تھے۔ وہ روما کو یقین دلانا چاہ رہا تھا، اور ثبوت بھی گھر تک پہنچ جائیں گے، اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ کھیل چکا ہے تمہارے سامنے بار بار آئیں گی۔ میرا کیا ہے، میرا تو دل بد دعائیں دیتا رہے گا ہمیشہ۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے خلاف FIA میں کمپلین کروں گا۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا جبکہ وہ سن گلاسز لگاتی چلی گئی۔ روما روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سارا راستہ وہ اسے منانے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر روما نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جس سے وہ اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس پر یقین کر رہی ہے یا بالکل بھی اس پر یقین نہیں رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاریہ کا قتل کر دے، اور اس دن قسمت اتنی خراب تھی کہ کچھ ڈاکٹر جو دوسرے شہر سے آنے تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اسے ارجنٹلی اسپتال جانا پڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تم اس کی وجہ سے خودکشی کرو گی؟ وہ کب سے فاریہ کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، مگر فاریہ کا کہنا تھا کہ وہ اس کو برباد کرے گی، اور وہ اس کو برباد نہ کر پائی تو وہ خود کو مار دے گی۔ زویا کے لیے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، وہ دونوں روم میٹس بھی تھی۔ تم وعدہ کرو کہ تم میری ایک بات مانو گی، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ فاریہ نے ایک دم پینترا بدلنے پر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس اس کو برباد کرنے کا ایک بہت اچھا پلان ہے، اگر یہ سب ایسے ہی ایگزیکیوٹ ہو گیا تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، مگر میرے دل کو تبھی قرار ملے گا جب اس کی محبت بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ وہ فاریہ کی ان تمام باتوں سے متفق نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود فاریہ نے اس کا پلان بتا دیا، جسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ فوراً سے اٹھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فاریہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا ہنگامہ کروں گی تو اس کے گھر والے تحقیق نہیں کروائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے زندہ چھوڑے گا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے یوں سوال کر رہی تھی تو فاریہ نے اپنا سر پکڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا یقین کرو، وہ اتنے جوگا نہیں ہے، تم میری بات کا یقین کرو، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ فاریہ اسے بلیک میل کر کے منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے بہت ڈر تھا کہ کہیں فاریہ خود کو کچھ نہ کر دے، تو دوست کے لیے اس نے یہ کڑوا گھونٹ پینے کے بارے میں سوچ ہی لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر فاریہ نے چوٹ لگائی تھی اور وہ پٹی کروانے کے لیے ڈاکٹر عرش کے پاس گئی تھی۔ ہینڈسم تو ہے لیکن اچھا بھی ہے، اس کے ساتھ میں برا کیسے کر سکتی ہوں؟ زویا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے۔ میں پٹی کروانے کے لیے گھر آ جاؤں؟ اس کی بات پر عرش نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شکل سے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں پر آ کر کروا لیجیے گا، ویسے اس کی سچ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ویسے ہی روما کی وجہ سے کافی پریشان لگ رہا تھا، اسی لیے نفی میں سر ہلایا اور وہ شکریہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل کیوں نہیں مان رہا کہ اس نے واقعی میں فاریہ کا دل اس قدر بری طرح توڑا ہے۔ اس سے پٹی کروانے کے بعد وہ باہر آئی تو فاریہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ پیپرز بھروانے کے لیے چلی گئی۔ زویا کا دل ان سب کے لیے نہیں مان رہا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مگر اپنے دوست کے لیے یہ سب کرنا اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی، کیونکہ دوست کو بچانا اس پر فرض تھا۔ اس لیے یہ سوچ کر اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ وہ کسی کے لیے اچھا کر رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں اس دوستی کی وجہ سے پھنسنے والی ہے۔ عرش، باہر آؤ۔ وہ نائٹ ڈیوٹی سے واپس آیا اور آتے ہی سو گیا تھا، اور 11 بجے اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بجا اور اس کی والدہ نے غصے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہو گیا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ ویسے بھی اس کا سر شدید درد کر رہا تھا، کیونکہ روما اس کی کال پک نہیں کر رہی تھی، اور صبح جب اس کے گھر گیا تو روما نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ باہر آیا تو چچا کے گھر والے بھی سب وہاں ہی موجود تھے۔ تم یہاں پر؟
तुम्हें मैंने कहा था कि घर आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अस्पताल में तुमसे मिल लूंगा। उसके इस एक जुमले पर सब जो पहले मशकूक नजरों से उस लड़की को देख रहे थे, अब उसकी कही एक एक बात पर उसे यकीन हो गया। जोया का दिल जोर से धड़क रहा था। ये तुम क्या करते फिर रहे हो? बाबा ने गुस्से से एक फाइल उसके सामने रखी तो उसने फौरन नासमझी से फाइल उठाई और 14 तबक रोशन हो गए। ये क्या है? उसने बारी बारी सबको सवालिया नजरों से देखा। रोमा की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। तुम्हारा निकाहनामा है। वो ये बात सुनते हुए नफी में सर हिला रहा था। ये झूठ है, मैं नहीं जानता ये क्या है। वो नफी में सर हिलाते परेशानी से उनको देख रहा था। ये लड़की तुम्हारी बीवी बनने की दावेदार है। रोमा की कांपती लरसती आवाज पर वो अंदर तक ये जुमला सुनकर कांप गया। क्या? उसके तो जैसे सर पर आसमान टूट कर गिरा था। बिल्कुल। क्या करते फिर रहे हो तुम? तुम कौन हो? ये क्या फजूल बात कर रही हो? मैं इसे नहीं जानता बाबा, मैंने सिर्फ इसकी बैंडेज की थी, मैं नहीं जानता इसे। वो नफी में सर हिलाकर बौखलाते हुए कह रहा था। बिल्कुल, जैसे कल तुम वो उस लड़की को नहीं जानते थे जो हमारी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। रोमा की बात पर वो पलटकर तेजी से उसके पास गया। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो रहा है। वो लड़की मेरे पीछे पड़ी थी और क्या हो तुम? एक केयरलेस इंसान। क्यों दुनिया तुम्हारे पीछे मरेगी? पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी को तुम बर्बाद कर चुके हो। रोमा के इस अंदाज और लबो लहजे पर वो दुख से उसे देखता रह गया। तुम गलत कर रही हो रोमा, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए। दुख से वो बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह सका। यकीन था लेकिन अब नहीं रहा, और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती जिसके इतने ज्यादा दावेदार हों। कभी सड़क पर उसके होने का दावा कर रही हूं तो कभी घर पर निकाहनामा लेकर आ जाएं। ये रही अंगूठी। वो अंगूठी वहां पर रखकर चली गई। तुम भी दफा हो जाओ इस घर से और ले जाओ अपनी बीवी को भी। बाबा गुस्से से कहकर कमरे से चले गए और जोया भी वहां से निकली, और अंदर ही अंदर उसे दिल में इत्मीनान हो रहा था कि उसने अपनी दोस्त का बदला ले लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने कितना गलत कर दिया था। वो वहां से निकली, अभी स्टॉप तक ही आई थी कि उसके पास एक गाड़ी रुकी और घसीट कर उसे अंदर फेंका, और जब उसने देखा तो वो कोई और नहीं अर्श था। गाड़ी रोको, मैं शोर मचा दूंगी, गाड़ी रोको, वो चिल्लाते हुए कह रही थी, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खौफ से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और अब वो अपनी गलती का उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था। तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हें जहां मर्जी लेकर जाऊं, कोई मुझसे नहीं पूछ सकता। ये कहकर निकाहनामा उसने उसके मुंह पर मार दिया। देखो, मैं तुम्हारे घर वालों को जाकर सच बता दूंगी, मुझे छोड़ दो। उसके डरते डरते कहने पर अर्श ने फौरन उसकी तरफ देखा, और वो सर हिलाकर उसे यकीन दिला रही थी कि वो अपनी बात का पास रखेगी। बहुत देर कर दी है तुमने, जो तमाशा तुमने लगाया है उसने मेरे किरदार को मशकूक कर दिया है, अब इसका जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये कहकर वो उसे अपने फ्लैट पर ले आया। वो वहां नहीं जाना चाहती थी, मगर वो उसे घसीट कर अंदर ले गया। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ते कह रही थी। बहुत देर कर दी तुमने। उसने उसे बेड पर धक्का दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? उसके रोंगटे खड़े हो गए और दिमाग काम करना बंद कर गया। तुम बीवी हो मेरी, और बीवियों के कुछ हकूक और फराइज भी होते हैं। वो बेड पर उसके पास बैठने लगा तो वो उठकर भागने लगी थी, जब अर्श ने उसे पकड़ लिया। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, प्लीज। तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, लेकिन प्लीज नहीं। वो रोते हुए हाथ जोड़कर कह रही थी, मगर अर्श उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं लग रहा था। प्लीज देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं, वो रोते हुए बड़ी मुश्किल से कह रही थी, और वो हंस दिया। ऐसी वैसी लड़की? वाओ, मेरे घर आकर तुम ये दावा कर रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, और अभी कह रही हो कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। वो हंसते हुए कह रहा था, जबकि उसे इसकी हंसी से खौफ आ रहा था, क्योंकि उसने उठकर फिर से इसका बाजू पकड़ा। ठीक है, तुम मुझसे निकाह कर लो।
उससे पहले अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो उसके पैरों में बैठ गई थी और उसको पैरों में बिठा देखकर अर्श को बड़ा सुकून मिला था। उसकी बात मान ली थी और निकाह का बंदोबस्त करने लगा था। फिर उनका निकाह हो गया। वो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। वो कमरे में आया तभी उसका फोन बजा। अर्श की फोन पर नजर पड़ी थी जहां फारिया कॉलिंग लिखा रहा था और साथ उसकी तस्वीर थी, और ये देखकर तो उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने वॉइस कॉल को वीडियो कॉल पर शिफ्ट किया और उसके पास जाकर बैठ गया। तुम? फारिया उसको देखकर उसका रंग उड़ गया। हाँ मैं, और ये देखो मेरी बीवी। उसने कैमरा इसकी तरफ किया जो बच्चों की तरह रो रो कर नढाल हो रही थी। क्या क्या मतलब? वो बौखला के पूछ रही थी। मतलब ये कि तुमने ड्रामा करवाया था और हम दोनों ने सच में निकाह कर लिया। हमें एक दूसरे के करीब करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब हमें कॉल करके डिस्टर्ब ना करना, ठीक है? सुहाग रात है हमारी। ये सुनकर फारिया का तो दिमाग खराब हो गया था, जबकि वो अंदर तक काम गई थी। क्या हुआ? वो उसके करीब बैठा तो जोया दूर हटी। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। नफी में सर हिलाते उसे अपने करीब किया और उसकी गर्दन पर झुका। प्लीज। वो दूर हटने लगी तो अर्श ने उसका बाजू जकड़ा। बीवी बनने का तुम्हें शौक था, मैं तो बस तुम्हारे शौक का मान रख रहा हूं। देखना एक रात में तुम्हारे सारे शौक कैसे पूरे होते हैं। उसने दांत उसके गाल पर गाड़ते हुए कहा तो वो तड़प कर रह गई। अपनी गलती पर रह रहकर पछतावा हो रहा था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सारी रात अजियत बर्दाश्त करने के बाद वो पता नहीं कब सो गई। जब आंख खुली तो वो चौंक गई। वो तो सब भूल चुकी थी, मगर जब याद आया तो चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। उसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका ताल्लुक एक गांव से था। वो पढ़ने के लिए शहर में आई थी, मगर उसे क्या पता था कि शहर के लोग इतने जालिम होंगे कि उससे उसकी आज़ादी ही छीन लेंगे। उसने तो ये सब कहानियों में पढ़ा था कि लड़कियों को बहादुर होना चाहिए, मगर यहाँ पर उसे उसकी बहादुरी बहुत महंगी पड़ गई थी। कितने ख्वाब लेकर यहाँ पर आई थी। सारा दिन उसका यूं ही गुजर गया। भूख से बुरा हाल हुआ तो किचन में गई तो वहां पर खाने पीने की चीजें पड़ी थी। उसने अपने लिए नाश्ता बनाया और बड़ी मुश्किलों से जहर मार किया और उसके वापस आने का इंतजार करने लगी। कहाँ चले गए थे तुम? हम सब कितना परेशान थे। वो अगली सुबह अस्पताल आया तो उसके कमरे में बैठी अम्मा और रिमला को देखकर हैरान हुआ और मामा ने परेशानी से उसको देखा। तभी कल मुझे इतना जलील किया था। दुख से उसने माँ की तरफ देखा। बेटा मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हें तो ये पता है कि तुम्हारे बाबा रोमा की हर बात सुनते हैं। उसी ने ये सब कुछ कहा था। ऊपर से वो लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई थी। तुम्हारी क्या वाकई बीवी थी? मामा ने परेशानी से उसकी तरफ देखा और नम आंखों से पूछा। नहीं, जब वो वहां पर आई थी तब नहीं थी, लेकिन अब है। उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। उस लड़की के जिक्र पर तो इसका खून खौल उठा था। क्या मतलब? उन्होंने नासमझी से अपने बेटे की तरफ देखा। यही कि उसने मेरा किरदार मशकूक किया। उसके साथ मैं भी कुछ अच्छा नहीं करूंगा। नफी में सिर हिलाते हुए उसने मां को देखा। ऐसे मत करो बेटा। तो कैसे करूं? उसके एक झूठ की वजह से मेरी जिंदगी दांव पर लग गई। रोमा ने मंगनी तोड़ दी और बाबा ने घर से निकाल दिया। उसको माफ कर देता? वो मां की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए दुख भरे अंदाज में पूछ रहा था। बेटा उनका गुस्सा उतर जाता तो वो तुम्हें माफ कर देते। मामा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। माफ कर देते? किस लिए माफ करते? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी किस चीज की? खैर, मैं उन लोगों को माफ नहीं कर सकूंगा। उसने नफी में सर हिलाया। बेटा बस सिचुएशन ऐसी हो गई थी, तुम घर चलो। मामा ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। मिलने आ जाया करे यहां पर, लेकिन मैं घर नहीं आऊंगा। कतियत भरे अंदाज में नफी में सर हिलाते उसने कहा तो वो खामोश हो गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अर्श उसे कमरे में बुला रहा था, मगर वो इस बात के लिए राजी नहीं थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो लाउंज में आया तो वो डरते हुए खड़ी हो गई। देखो, कल मैंने जो गलती की उसकी सजा तुम मुझे दे चुके हो। अब मुझे तलाक दो, मुझे यहां से जाना है।
उसकी बात पर अर्श ने हैरानी से उसे देखा। ऐसे कैसे, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा। ये जुमला सुनकर उसने आंखें मींच ली। देखो, देख ही तो रहा हूं और अब बहक भी रहा हूं। अर्श ने एक ही जश्न में उसे अपने हिसार में लिया और वो उसके हिसार से निकलने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी कि मुझे अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना। जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा तब तक तो तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। अर्श ने हतमी अंदाज में कहा और उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसके ना करने के बावजूद वो एक रात उसके लिए मुश्किल बना गया। उसके गिरते आंसुओं ने अर्श को सुकून दिया। तुम यूनिवर्सिटी चली जाया करो, डॉक्टर बन जाओ, फिर इकट्ठे हम जाया करेंगे अपने अस्पताल। अर्श की बात पर उसने नफरत से इसकी तरफ देखा। यहां पर उसको बर्दाश्त करते उसे 1.5 महीना हो गया था। कैसे जाऊं वहां पर? वो फारिया होगी, बदनाम कर दिया होगा उसने मुझे यूनिवर्सिटी में, ये कहकर कि मैंने तुमसे शादी कर ली। वो रोते हुए कह रही थी। एक तो तुम रोती बहुत हो, हालांकि कसूर सिर्फ तुम्हारा था। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उससे हमदर्दी करने की और खुद भी फंसने की और मुझे भी फंसाने की। वो दांत पीस कर इसी तरह देखते हुए कह रहा था। तुम छोड़ दो ना मुझे। वो उसके पास बैठी। तो इससे क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। अर्श सवालिया नजरों से उसको देख रहा था। ठीक होगा या नहीं, लेकिन अगर मेरे गांव में किसी को पता चला कि मैंने ये सब किया था, मैं बदनाम हो जाऊंगी। सब मुझ पर थू थू करेंगे। डॉक्टर बनने के लिए आई थी, मुझे क्या पता था कि मैं फारिया के झांसे में आ जाऊंगी। मैंने तो दोस्ती में ये सब किया था, मुझे क्या इल्म था कि मैंने कितना गलत कर दिया है। खैर, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपनी तालीम जारी रखूंगी और शादी नहीं करूंगी। कभी किसी को पता नहीं चल सकेगा। वो रोते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी बात जारी रख पाई। तो पहली बार उसे एहसास हुआ था कि इस जंग में वो जोया के साथ सबसे ज्यादा गलत कर गया था। उसने अपना कंधा इसे पेश किया और उसका सर अपने कंधे पर रखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मुद्दतों के बाद जैसे उसे कोई हमदर्द नजर आया था तो वो बेमौसमी बरसात की तरह टूट कर बरसी थी। बहुत शर्मिंदा हूं अर्श, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अपने साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी मैंने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है, मुझे माफ कर दो। उसने शर्मिंदा होकर हाथ जोड़ते हुए अर्श को देखा तो अर्श ने उसके हाथों को पकड़ लिया। कोई नहीं, मुझे पता है फारिया बड़ी तेज लड़की थी और तुम उसके झांसे में आ गई। अर्श ने नफी में सर हिलाकर उसे तसल्ली दी। तो तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। ठीक है, मैं तलाक के पेपर्स बनवा लाऊंगा। वो उसको और तकलीफ नहीं देना चाहता था। हर रात उसके लिए काफी थी और उसे अपने हर अमल पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो रोते रोते वहां पर ही सो गई थी तो अर्श ने वकील को फोन किया। वकील ने कागजात बनाने के बारे में कह दिया था और वो इसे देख रहा था तो जिंदगी में पहली बार उसे कोई लड़की इतनी अच्छी और इतनी अपनी लगी थी। उसके तमाम जुल्मों सितम के बावजूद वो उसके खाने पीने तक का ख्याल रखती थी। कपड़े तक इस्त्री करके रखे होते थे। सुर्खो सफेद रंग, घनी लंबी पलकें, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ। वो उसके सरापे को देख रहा था। उसकी आदत हो गई थी या शायद मोहब्बत हो गई थी। कैसे रहूंगा मैं इसके बगैर? इसकी आगोश में तो मुझे एक पल के लिए भी रोमा का ख्याल नहीं आया। वो बहुत परेशान हो गया था ये सोचकर कि उसे अब इस लड़की को इसकी खुशी के लिए अलविदा कहना होगा। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब वो इस लड़की की खुशियों को मुकद्दम रखने लगा था। अगली सुबह वो उठी तो उसे चक्कर आ गया। वो अर्श के ऊपर ही गिरी थी तो अर्श ने एकदम उठते हुए परेशानी से उसको देखा। क्या हुआ? अर्श ने उसका जर्द होता चेहरा देखा। पता नहीं, चक्कर आ गया, सॉरी। उसने माथे पर हाथ रखा। तुम जल्दी अबाया पहनो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। उसके ना करने के बावजूद वो उसे अस्पताल ले गया था क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उसे बहुत कुछ बगैर चेकअप के ही समझ आ गया था। वो अस्पताल लेकर गया। मुबारक हो डॉक्टर अर्श, बाबा बनने वाले हैं आप, लेकिन ये खबर हमें क्यों नहीं सुनाई आपने? और हमें तो पता भी नहीं चला कि शादी कब की। सब उसके गिर्द घेरा डालकर बैठ गए थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो उस वक्त क्या रद्द अमल दे। डॉक्टर क्या कह रहे थे? घर आकर उसने अर्श से पूछा। कुछ नहीं, तुम ये सूप पियो।
उसने सूप का बाउल उसकी जानिब बढ़ाया। मुझे पहले बताएं। उसने नफी में सर हिलाया तो अर्श ने सूप साइड टेबल पर रखा। यू आर प्रेग्नेंट, नजरें चुराकर जवाब दिया और वो मुंह खोले बेयकीनी से उसे देख रही थी और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। आई एम सॉरी, वो लब काटते हुए कह रहा था। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? वो कांप रही थी। अर्श ने उसे अपने साथ लगा लिया। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो गई हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, उनको सब कुछ बताऊंगा, फिर वो तुम्हारे घर वालों के पास रिश्ता लेकर जाएंगे और हम जल्दी शादी कर लेंगे। प्लीज जोया, मुझे कबूल कर लो। हम यूं समझो कि तुम किसी मौजज़े की तरह मेरी जिंदगी में आई हो। उसके पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन अर्श बहुत खुश हो गया था। उसे बाजू में जी भरकर प्यार किया था। अगले रोज उसने जाकर बाबा को सब कुछ बताया था। पहले तो उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जाहिर है खानदान की इज्जत का भी सवाल था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली और फिर उसके घर रिश्ता लेकर गए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यही कहा कि वो उसके टीचर थे और अपने बेटे के लिए उन्हें पसंद आई है। फिर सादगी के साथ उनकी शादी की तैयारियां होने लगी। वो फोन पर मुसलसल उसके साथ राब्ते में था। कैसी हो? मेहंदी वाली रात उसे फोन किया। ठीक, वो अभी भी कुछ खफा खफा लग रही थी। और मेरा बेबी कैसा है? उसका ये सवाल सुनकर जोया के कानों से धुआं निकलने लगा। शर्म से लाल होते उसने फोन काट दिया, जबकि वो हंस पड़ा और उसे पता था कि वो उसे अब यूं ही तंग करने वाला था। वो पलटा तो सामने रोमा खड़ी थी। बेबी? यानी वो सच कह रही थी कि तुम लोग पहले से निकाह कर चुके थे? उसकी बात पर अर्श ने गहरी सांस ली। नहीं किया था निकाह। तुमने यकीन नहीं किया तो फिर मुझे करना पड़ा। तुमने मोहब्बत की थी, काश तुम यकीन भी करती। लेकिन थैंक यू, तुमने नहीं किया कि मुझे एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई। वो वहां से कहता हुआ चला गया। फिर शादी हो गई और वो उसके कमरे में आ गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता जोया कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत हो गई है, और इस चीज का एहसास मुझे इन दिनों में हुआ है जो मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। तो एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो, प्लीज मुझ पर यकीन रखना। अगर तुमने यकीन ना रखा तो गुस्से में मुझसे सब खराब हो जाता है। अर्श ने उसके हाथ पर अपने लब रखते हुए कहा। अर्श, मैंने गलत तो नहीं किया? रोमा और फारिया दोनों ने आपसे मोहब्बत की थी। उसके पूछने पर वो पहले तो बददिल हुआ। तुम मुझे शेयर कर सकती हो? मतलब 4 शादियों की इजाजत है? जान ले लूंगी आपकी। उसने एक धमोका उसके सीने पर जड़ा। हाय आप! अब वो उसे तंग कर रहा था। देखो, रोमा के साथ मंगनी मेरे घर वालों ने की थी और तुम्हारे साथ शादी मैंने बेशक गुस्से में की थी, लेकिन यकीन करो तुमसे मुझे पता नहीं कब इतनी शदीद मोहब्बत हो गई। और फारिया की तो बात ही छोड़ दो। उसके बाद कई दिन गुजर गए। उनका वलीमा भी बहुत अच्छे से हो गया था। पूरे गांव वाले उस पर फख्र कर रहे थे। अर्श उसके साथ उसके गांव घूमने गया था और एहसास हुआ कि वहां पर सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। अर्श, हम हमारे गांव में अस्पताल बनाएंगे, उसने अर्श के कंधे पर सर रखते हुए कहा। जरूर, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा होगा। अर्श ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते यकीन दिलाया तो वो मुस्कुराने लगी। फिर कुछ दिनों बाद वापस आए तो वो उसे यूनिवर्सिटी जबरदस्ती छोड़ने गया था, क्योंकि वो फारिया से डर रही थी और वहां पर वो फारिया से खुद कॉन्फ्रंट करके आया था। मेरी बेबी को किसी किस्म की धमकी देने की कोशिश की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। पहले मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद करके आऊंगा और इस बात की यकीन दहानी कराऊंगा कि तुम अगले कम से कम 20 साल तक बाहर ना निकल सको। जोया को उस पर बहुत फख्र हो रहा था और यूं लग रहा था जैसे किस्मत से उसे मिल गया हो। इस बात को फिर कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते और कई महीने गुजर गए और उसकी डिलीवरी का दिन आ गया और वो बच्चों की तरह रो रही थी और डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना, फारिया से शादी नहीं करनी, बल्कि रोमा से कर लेना, वो अच्छी लड़की है। वो उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, जबकि कमरे के बाहर उनके कमरे की तरफ आती रोमा की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। दरवाजे पर दस्तक देकर वो कमरे में आई।
अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो जोया। उसकी बात सुनकर वो भी खड़ा हो गया था। तुम बहुत अजीज हो अर्श के लिए, और हम सबको तो अर्श की खुशी अजीज है। हमें नहीं पता था कि किस्मत यूं भी खुद को लिखती है, और हम सब ने इसे खो दिया, मगर तुम खुशकिस्मत हो जिसने इसे पा लिया। इसलिए ऐसी बातें मत करो। अर्श को हमने मुद्दतों के बाद यूं खुश देखा है, तो समझो कि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों की दुआएं हैं। इसलिए तुम बिल्कुल ठीक होकर वापस आओगी, और सिर्फ वापस नहीं आओगी, मेरी शादी की तैयारियां भी तुमने करनी है। रोमा की बात पर वो दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। शादी? हाँ शादी, मैं असफन के साथ शादी कर रही हूं। उसने अपने मामूजाद कजन का नाम लिया। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, तुम बहुत खुश रहोगी, वो तुम्हें बहुत खुशियां देगा। उसकी बात सुनकर अर्श बहुत खुश हुआ था, तो वो भी मुस्कुराई। बहुत बहुत मुबारक हो रोमा। जोया ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया था, तो वो भी सब भूलकर उसके गले लग गई। फिर एक बहुत ही प्यारी सी बेटी से अल्लाह ने उसको नवाजा, तो जब घर पर आई तो सब ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। अर्श कमरे में लाया, हीरे की अंगूठी पहनाई और माथे पर लब रख दिए। आई लव यू सो मच, वो मोहब्बत से बोला। किस्मत भी किस कदर अजीब अंदाज में कभी कभी ऐसे लोगों से मिलवा देती है कि जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हमें उनकी कितनी जरूरत थी। क्या सोच रही हैं? उसे यूं चुप और खामोश देखकर वो पूछे बगैर न रह सकी। यही कि नेक्स्ट बेबी प्लान करें, क्योंकि ये तो सोई रहती है। उसकी बात सुनकर वो लाल चेहरे के साथ हंस पड़ी थी, और अर्श ने उसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। कहीं दूर बैठी फारिया अपने किए गए गुनाहों की बेसकूनी की वजह से नींद की गोलियां लेकर चंद घड़ियां सो पा रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।